आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग का एक नई पुस्तक कृतिका, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 चैप्टर यानी 3 पाठ ही आपके पढ़ना है, बाकी 2 पाठ उन्होंने कट कर दिए हैं। तो कक्षा 10 का कृतिका का पहला पाठ है माता का आंचल, जिसका एक वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। उसके आगे की कहानी में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। पहले वाले में आपने ये देखा कि लेखक स्वयं जो है अपने आप को एक कैरेक्टर यानी एक चरित्र के रूप में उस स्टोरी में प्रस्तुत करता है और अपने आप को आधार बना करके वो पूरी कहानी को लिखता है। उसने अपने बचपन से शुरू किया है कि जब वो छोटा था तो वो अपने पिता के करीब ही रहता था। सबसे अधिक अगर किसी के करीब था तो वो अपने पिता के करीब था, अपने पिता के पास ही रहता था, उनके साथ ही सोता उठता बैठता और सब क्रियाओं में जो पिता करते थे उन्हीं सारी क्रियाओं में वो उसमें उपस्थित रहता था। लेखक ने बताया कि मेरे पिता तड़के ही यानी भोर में उठ करके नहा धो करके पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। लेखक भी उनके साथ ही भोर में यानी तड़के तड़के का मतलब हुआ जब सूर्योदय ना हुआ हो उसके पहले की अवस्था। कह रहे हैं कि वो लेखक भी बैठ जाता और बैठ करके पिता के साथ ही पूजा पाठ करता। फिर पिता राम नाम 1000 बार राम नाम लिखते, उसके बाद फिर 500 अलग से छोटी छोटी पर्चियों में राम नाम लिखते। उसके बाद उसको आटे की गोलियों में लपेट करके फिर क्या करते, गंगा जी में जाते और गंगा जी में एक एक करके उस गोली को गिराते। इस समय लेखक अपने पिता के कंधे पर उपस्थित रहता, यानी कंधे पर बैठा रहता। जब वहाँ से वापस लौटते उनके पिता लेखक को लेकर के, तो वो रास्ते में एक झुके हुए पेड़ की डाल पर बैठाकर उसे झूला झुलाते। इस तरह से लेखक ये बताना चाहता है कि उसका और उसके पिता के साथ जो संबंध था वो बड़ा ही नज़दीकी का था। लेखक कह रहा है कि मेरे पिता मुझसे हार नहीं सकते थे, परंतु वो झूठ मूठ की कुश्ती मुझसे लड़ते और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे बढ़ावा देने के लिए वो मुझसे हार जाया करते थे। जब वो मुझसे हार जाते तो मैं उनके सीने पर चढ़ जाता। और ये सारी क्रियाओं को अपने लड़कपन, जब वो बच्चा छोटा था, लड़कपन का समय था, उस अवस्था से जोड़कर बता रहा है। धीरे धीरे पूरे कहानी में लेखक सिर्फ अपने बचपन की कहानियों को ही बताते हैं। लेखक ने कभी बड़े होने की बात नहीं की। पूरी स्टोरी में, पूरी कहानी में लेखक एक छोटे बच्चे का ही स्वरूप प्रदर्शित कर रहा है। इस पूरी कहानी में लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा सामाजिक परिवेश है, उस सामाजिक परिवेश में एक बच्चा जो छोटा होता है वो किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करता है, यानी जीवन यापन कैसे करता है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रायः बच्चे वही कार्य करने की कोशिश करते हैं जो बड़े करते हैं। बड़ों को देख करके बच्चे भी उसी कार्य को करते हैं। जैसे लेखक के पिता सुबह उठते हैं तो लेखक भी उनके साथ सुबह सुबह ही उठ करके इन क्रियाओं को करने लगता है। लेखक के पिता जिन जिन कार्यों को करते हैं उन्हीं कार्यों को लेखक भी करता है। लेखक उनके साथ पूजा करता है, चंदन लगाता है, नदी पर जाता है, राम नाम लिखते समय उनकी गोलियों को बनाता है। इस तरह करके वो कह रहे हैं, लेखक ये कह रहा है कि हम उन सभी बच्चों की ये विशेषता होती है कि वो अपने बड़े या अगल बगल की चीज़ों को कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं और उसी नकल में ये विभिन्न प्रकार की स्थितियों को अपने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, स्थितियों और सीखों को सीखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे की स्टोरी, आगे की कहानी एक एक लाइन करके देखते हैं। शिव पूजन सहाय जी का ये पाठ है, माता का आंचल। इसको हम लोग देख रहे थे, तो इसको हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ये चैप्टर हम लोगों का ये पेज कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे थे। लेखक बता रहे थे कि उनके पिता 500 बार छोटी छोटी पर्चियों पर उन राम का नाम लिखते और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट करके गंगा जी में ले जाते। जब वो लेखक के पिता इस कार्य को करते तो लेखक उनके कंधे पर बैठा रहता और फिर वापसी में लेखक बता रहे हैं कि उनके पिता झुकी हुई डाल पर बैठा करके झूला झुलाते। कह रहे हैं कभी कभी बाबूजी मुझसे कुश्ती भी लड़ते,
मुझसे चुम्मा भी मांगते, अपनी दाढ़ी भी गड़ाते और मैं उनकी मूँछों को उखाड़ता। और वे हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही अब आप कह रहे हैं रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लगते। यहाँ तक हम लोग का हो गया था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए लेखक कह रहा है उसके साथ हंसते हंसते जब हम इनके साथ यानी इन क्रियाओं को समाप्त करके जब हम हंसते हंसते घर आते तो उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। लेखक कह रहा है कि सारी क्रियाएं मैं अपने पिता के साथ ही करता था और जब मैं घर आ जाते हैं हम लोग तो चौका यानी किचन में बैठकर अपने पिता के साथ ही हम खाना खाने लगते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। फूल एक मेटल होता है जो दो मेटलों को तांबा और पीतल को मिलाकर बनाया जाता है और उस कटोरे में गोरस जो है दूध का पर्यायवाची होता है। भात यानी पका हुआ चावल, सानकर यानी मिलाकर खिलाते। लेखक कह रहे हैं पिता अपने हाथों से मुझे दूध और चावल को मिला करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थीं। जब हम खाकर अफरना मतलब संतुष्ट हो जाना, पेट भर जाना। जब लेखक कह रहा कि मैं खाकर संतुष्ट हो जाता तो मैया में यानी मेरी माँ और खिलाने के लिए हट करती यानी जिद करती, यानी कि कहती कि और खिलाओ, अभी इसने ठीक से नहीं खाया। जैसे बच्चे नाटक करते हैं तो घर माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा और ज़बरदस्ती खिला देते हैं। कह रहे वह बाबूजी से कहने लगती आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। वह बाबूजी के ऊपर आरोप, माँ लेखक बता रहे हैं कि माँ बाबूजी के ऊपर आरोप लगाती कि आप बहुत छोटे छोटे कौर बच्चे के मुंह में डालते हैं और जिससे उसका पेट नहीं भरता है। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हमने बहुत खा लिया। लेखक बता रहे हैं कि मैं इससे मेरी माँ पिता पर आरोप लगाती कि आप छोटे छोटे कौर खिलाते हैं जिससे बच्चा खाते खाते ऊब जाता है और उसे लगता है कि मैंने बहुत सारा खा लिया है, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। माँ पिता से कहती हैं कि आपको खिलाना नहीं आता, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यानी बच्चों को इतना बड़ा कौर खिलाना चाहिए कि वो उनके मुंह में भर जाए, यानी बड़े बड़े कौर वो मुंह में पूरा भर करके क्या हो जाए, सफोकेशन टाइप का होने लगे। लेखिका की माँ ऐसा कहती थी। लेखक कह रहे हैं कि माँ कहती थी जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का मतलब होता है ठिकाना, स्थान या अवसर। लेखक की माँ कहती थी कि जब आप बड़े बड़े कौर खिलाएंगे तब ये दुनिया की मुसीबतों का मुकाबला करने की शक्ति और ताकत इसमें आएगी। देखिए मैं खिलाती हूँ। और ऐसा कह करके माँ तुरंत ही उस कटोरे को लेकर के मुझे खिलाने दौड़ पड़ती। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी मर्द, ये बोली है। मर्द मतलब आदमी। माँ कहते हैं कि आदमी को क्या पता कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। और महतारी का मतलब माता, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। कहने कि लेखिका की माँ कह रही थी कि लेखक की माँ कह रही थी कि पुरुष चाहे जितना भी अपने बच्चे को या किसी बच्चे को या अपने बच्चे को खिला दे, परंतु जब तक माँ अपने हाथ से उस बच्चे को ना खिलाए तब तक उसका पेट नहीं भर सकता। यह कह वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि बड़े मज़े की बात ये थी कि माँ ऐसा आरोप पिता पर लगाती और थाली में दही और चावल, पके हुए चावल को सानती यानी मिलाती और उसके छोटे छोटे बाइट बनाती, कौर बना करके किसी का नाम तोता, किसी का नाम मैना, किसी का नाम कबूतर, किसी का हंस और किसी का मोर नाम रख देती, छोटे छोटे पीस बना के, और कहती कि जल्दी खा लो नहीं तो ये सभी उड़ जाएंगे। बच्चों को बहलाने के लिए ये सब काम किया जाता है।
कह रहे कि माँ कहते हैं कि ये सारे पक्षी हैं और अगर तुमने इनको नहीं खाया तो ये सब उड़ जाएंगे और तुम्हारी पकड़ में नहीं आएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। लेखक कह रहा है कि मेरा भी ऐसा था कि माँ मुझे खिलाती और मैं जल्दी जल्दी उनको खा जाता, और मैं भी मन में कहीं न कहीं ये सोचता था कि कहीं ये उड़ न जाए, तो उड़ने से पहले मैं उनको अपने पेट में उड़ा जाता मतलब खा लेता, उड़ा लेता और अपने पेट में डाल लेता, जिससे उनको उड़ने का मौका ना मिलता। कह रहे कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जब माँ भी मुझे खिला लेती, पिता भी मुझे खिला लेते, तब मेरे पिताजी मुझे बुलाते और कहते कि अब तुम राजा बेटा हो, यानी बहुत अच्छे बच्चे हो, जाओ अब खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। लेखक कह रहे हैं कि जब जैसे ही मुझे पिता की आज्ञा मिलती खेलने की, वैसे ही मैं खड़ा हो जाता और उछल कूद करने लगता। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। लेखक कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, रस्सी का लकड़ी का एक घोड़ा बनता था और उस घोड़े में के गले में एक रस्सी डाल दी जाती थी। बच्चे उसी को लेकर घसीट कर खेलते थे और खींच कर बाहर ले जाते, अंदर ले आते और उस पर चढ़ जाते, और उसमें ऐसे गोल गोल लकड़ी लगा दी जाती थी, जिससे वो आगे पीछे होने पर उनको ऐसा आभास होता कि वो लेफ़्ट राइट की तरह थोड़ा आगे पीछे मूव करता था। कह रहे हैं वही घोड़ा ले करके मैं नंग धड़ंग यानी आधे कपड़े पहने रहता और आधे कपड़े नहीं पहने रहता, या मैं पूरा ही निर्वस्त्र होता तो भी मैं वैसा का वैसा ही गली में यानी बाहर खेलने चला जाता। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। लेखक कह रहे हैं कि जब माँ मुझे पकड़ लेती थी तो मुझे लाख छटपटाना पड़ता था, यानी मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं माँ के चंगुल से बच जाऊं, परंतु माँ भी कम नहीं थी। वो एक चुल्लू यानी हाथ भर करके कड़वा तेल यानी सरसों का तेल ले करके मेरे सिर पर डाल देती और हम रोने लगते, और बाबूजी उन पर बिगड़ खड़े होते। क्या जब मैं ज़ोर से रोने चिल्लाने लगता तो बाबूजी मेरी माँ पर बिगड़ जाते। पर माँ किसी की नहीं सुनती थी, ना मेरी सुनती ना बाबूजी की, और मेरे सिर पर ढेर सारा वो तेल बोथ कर मतलब देखिए यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है सराबोर कर देना, यानी मेरे सर को उस तेल से पूरा डुबो देती, हमें उपट कर ही छोड़ती, यानी मुझे पूरी तरह उपट कर मतलब लपेट कर उस तेल में मुझे डुबा कर ही छोड़ती थी, यानी माँ पूरे तेल को मेरे सर पर लगा देती। फिर हमारी नाभि और लिलार पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। लेखक कह रहे हैं कि माँ जब मुझे पकड़ती थी तो मैं बहुत चिल्लाता था, क्योंकि मेरे खेलने में विघ्न उत्पन्न होता था, परंतु मेरी माँ मेरी एक बात नहीं सुनती थी और मुझे मेरे सर में खूब ढेर सारा तेल लगा देती। फिर मेरे पूरे शरीर में तेल की मालिश कर देती। तेल की मालिश करने के बाद मेरे नाभि में और मेरे लिलाट यानी सर पर टीका लगा देती, जैसे नज़र ना लगे। काजल की बिंदी लगाकर फिर मेरी चोटी, लेखक के बाल बड़े बड़े थे जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, चोटी गूंथती यानी चोटी बनाती, उसके बाद उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। अब हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। अब लेखक कह रहा कि मेरी पनाह गाह यानी मेरे संरक्षण का क्षेत्र था बाबूजी की गोद। अब मैं बाबूजी की गोद में रोते रोते आता और आ करके वहीं रोने लगता। मुझे देखकर मैं खासे कन्हैया, लेखक कह रहा मैं कृष्ण की तरह तैयार हो जाता था और बाबूजी मुझे चुप कराते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले लड़कों का एक झुंड मिल जाता था। लेखक कह रहा जब मैं पिता के साथ बाहर आता तो बाट जोहना मतलब इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करते हुए मेरे हम उम्र बालकों का एक झुंड मतलब कुछ बच्चों का समूह, ग्रुप, यहाँ पर झुंड कहा जा रहा है। झुंड जो होता है
जानवरों का होता है, भेड़ बकरियों का होता है, पर लेखक ने इस बाल समूह को झुंड की संज्ञा दी है। इसका अर्थ ये है कि बच्चे भी लगभग एक ऐसे ग्रुप होते हैं, झुंड समूह होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, जो उनके मन में आता है वो वही करते हैं। लेखक भी यहाँ पर इसलिए इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। कर के बाहर वो बच्चे मेरा इंतज़ार करते रहते और मैं उनमें आते ही खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोली के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं बाबूजी की गोद में सिसकता रोता हुआ बाहर आता तो हमारे मित्रों का एक समूह झुंड मेरा इंतज़ार करता मिलता। मैं बाबूजी की गोद में जब रहता हुआ जब उन्हें देखता तो मैं अपनी सिसकियाँ यानी रोना भूल करके जल्दी से अपने पिता की गोद से उतर जाता और हमजोली यानी हम उम्रों के साथ मिल करके विभिन्न प्रकार के खेल तमाशे शुरू कर देता। अब यहाँ से लेखक आपको अपने खेलों के विषय में बताएंगे, यानी वो ये बताएंगे कि हम बच्चे किस किस प्रकार के खेल खेला करते थे। लेखक कह रहे हैं तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक करें। हम लोग खेल क्या खेलते थे, छोटे मोटे खेल नहीं खेलते थे, वो एक ऐसे खेल होते थे जिन्हें आप नाटक की संज्ञा दे सकते हैं। कह रहे अब खेल क्या था, चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। कह रहे चबूतरे का एक कोना, जो गांव में बड़े बड़े चबूतरे होते हैं, तो कह रहे उस चबूतरे का एक कोना हमारे नाटक का मंच बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। करण बाबूजी क्या करते थे, चौकी यानी लकड़ी की एक छोटी सी तख्ती थी, उस पर बैठकर नहाते थे। लेखा करा कि हम उसको उठा लाते और वो हमारा स्टेज बन जाता। उस पर सरकंडे के खम्भों का कागज का चंदोबा तान कर मिठाई की दुकान लगाई जाती। सरकंडा एक प्रकार की घास होती है जिसकी लकड़ियों का लेखक कह रहा है कि हम 4 पाँवों में उसको बांध देते और वो पिलर, खंभा यानी पिलर का काम करता। कागज और उसके ऊपर कागज लगा देते। कागज यानी चांदोबा, चांदोबा यानी क्या होता है, छोटा शामियाना। शादी विवाह में जो शामियाना लगाया जाता है उसको चांदोबा कहते हैं। कहने चंदोबा लगा देते हैं। देखा कितना अच्छा इंजीनियरिंग वाला रूप बता रहा है कि चौकी के चारों पैरों में सरकंडे की लकड़ी बांधते, उसके ऊपर कागज़ लगा देते और वो चांदनी हो जाती, चांदोबा हो जाता। और यहाँ पर उसके नीचे मिठाई की दुकान खोल दी जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों के ढेले के लड्डू, हम लोग चिलम के खोचे, चिलम जिसका आकार ऊपर चौड़ा बीच में पतला फिर नीचे चौड़ा होता है, कहीं उस पर हम लोग चिलम के खोचे बना लेते हैं। खोचे उसे कहते हैं जो आपने देखा होगा बांस का बिना, बेंत की लकड़ी का बना हुआ होता है और उसको एक फेरी वाला अपने पास लेकर चलता रहता है और जब कोई सामान मांगता है तो वो अपने सर पर रखी हुई परात को उसी पर रख करके सामान को देता है और फिर अपनी परात को सर पर रखता है और उस स्टैंड को उठाकर चल देता है। कह रहे हैं उसी लेखक उसी को खोचा कहते हैं, खोचे कहते हैं कि थालों में कहीं कपड़े के थाल बना लिए जाते और उस पर ढेले के लड्डू बना, ढेला यानी पत्थर के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी बनाते, पत्ते जो होते उसको तोड़ कर लाते और पूड़ी कचौड़ी बना लेते। गीली मिट्टी को रोल बना के जलेबियाँ बना लेते। फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे बना लेते, घड़ों के टुकड़ों को फोड़ फोड़ करके वो बताशे बना लेते। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाते और झूठ मूठ की नकली और उसको सजा देते। ठीकरों के बटखरे, ठीकरे यानी थोड़ा बड़े पत्थरों को, बटखरे यानी वो जिससे कि तौल कर नापा जाता है, बटखरे बना लिए जाते। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनाते, जस्ते के टुकड़े पड़े होते उसको तोड़ तोड़ करके उसके पैसे बना लिए जाते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार। लेखक कह रहे हैं कि हम में से कुछ दुकानदार बन जाते और कुछ बच्चे कस्टमर बन जाते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। कहें जब हम लोग ये करते तो बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे की एक क्वालिटी थी।
खरीद लेते और वो आकर भी कुछ सामान खरीद लेते। लेखक कह रहा थोड़ी देर में ही मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। लेखक इस तरह से अब दूसरे खेल के बारे में बता रहा है। इस तरह लेखक धीरे धीरे इन खेलों को आगे बढ़ा रहा है। आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में